हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और हमारे चारों तरफ जो भी फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में क्या पढ़ना है? देखिए, ह्यूमन आई कैसे फंक्शन करती है, उसके पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, एक एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉर्निया से, फिर धीरे 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 अंदर की तरफ चलेंगे, फिर ऑप्टिक नर्व तक हम पढ़ेंगे एक एक पार्ट को। तो कॉर्निया की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट। देखिए, कॉर्निया जो होता है ना, इसका मेजर फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। ये सबसे बाहर की एक लेयर होती है। कॉर्निया इज द आउटर लेयर, आप ऐसे बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर आप बोल सकते हो, जो लाइट को आने भी देता है अंदर, ठीक है। अब आपको एक बात समझा देता हूं मैं कि किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज से, ट्रांसपेरेंट चीज तो पता होगी जिसके आर पार लाइट जा सके, निकल सके, उससे अगर लाइट पास होती है उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। जिसको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इनके बारे में नहीं पता है, लेंसेज, ग्लासेस, मिरर वगैरह के बारे में नहीं पता है, तो थंबनेल के ऊपर आपको मिल रहा होगा एक लिंक, इस पे क्लिक करके आप पहले उस चैप्टर को अच्छे से कर लें, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने पढ़ रखा है वो चैप्टर, वेरी गुड। तो अब देखते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या करता है? रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्ट होने देता है, रिफ्रैक्ट, ओके। देखो, आर पार निकलने देता है लाइट को आराम से कि भाई आजा और रेटिना पे पहुंच जा। अब देखते हैं और क्या करता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम भी करता है। तो कॉर्निया का बेसिक तो दो फंक्शन हो गए, क्या कि एक प्रोटेक्टिंग लेयर है और एक रिफ्रैक्टिंग होता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है। और अब हम थोड़ा और अंदर की तरफ डाइव करते हैं, अंदर चलते हैं, कौन सा पार्ट है। तो जब दूसरे यहाँ पे चलते हैं तो ये आपको एक फ्लूइड जैसा दिखाई दे रहा है, दिस इज, है ना, स्काई ब्लू जैसा एक फ्लूइड जैसा होता है। इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका क्या काम है? देखिए, हमारे हर बॉडी के पार्ट में ब्लड पहुंचता है, हर बॉडी के पार्ट में। क्यों पहुंचता है? क्योंकि ब्लड अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करके रखता है और हर बॉडी पार्ट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसको पहुंचाने के लिए ब्लड पहुंच जाता है वहां पे। लेकिन अगर यहां पे ब्लड होता तो वो क्या होता? ओपेक होता, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ये जो होता है एक्वस ह्यूमर, वो एक ब्लड जैसा ही काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का ही काम करता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब बोल दो नरिशमेंट पहुंचाने का काम करता है इस वाले पार्ट में। तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट ब्लड की तरह यहाँ पे काम करता है। और दूसरा काम क्या है इसका, और एक इंपॉर्टेंट काम है इसका, कि ये एक इंटरनल आप बोल सकते हो फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो अंदर के और ऑर्गन्स जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं वो वहां के वहां रहते हैं, ठीक है। दो चीजें तो हमने पढ़ी, पहला कॉर्निया पढ़ा, दूसरा एक्वस ह्यूमर। और अंदर चलते हैं थोड़ा सा। जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो एक चीज दिखती है जिसका नाम है आयरिस। अच्छा, ये क्या है? ये एक तरीके से ना शटर है। अच्छा, शटर मतलब, देखिए, शटर का मतलब है कि ये क्या करती है, ये फैलती है और सिकुड़ती है। फैलती है मतलब ये एक्सपेंड कर सकती है और श्रिंक हो सकती है। इससे क्या होता है? इससे अमाउंट ऑफ लाइट का अंदर जाना अलाउ होता है या फिर ये रोक देती है, ठीक है। किसको सिकोड़ती है? ये प्यूपिल को सिकुड़ती है, प्यूपिल को कंट्रोल करके रखती है। इट कैन कंट्रोल इजीली द प्यूपिल, यू कैन से, ये प्यूपिल को कंट्रोल कर सकती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। द सेकेंड थिंग इज व्हाट, देखिए यहाँ पे आइरिस जो होती है, आइरिस क्या करती है? आइरिस एक तरीके से आप बोल सकते हो कलर प्रोवाइड करती है। मतलब कि किसी की आई का कलर क्या होता है, एवरीवन हैज द डिफरेंट आई कलर। फॉर एग्जांपल, आपकी कलर आई का कलर अगर ब्लैक कलर का है तो डेफिनेटली आपकी जो आइरिस का कलर है वो ब्लैक कलर का होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, अगर आपकी कलर आई का कलर ब्राउन कलर का तो आपकी आइरिस का कलर ब्राउन कलर का है, राइट। किसी का अगर ब्लू कलर का आइरिस है तो उसकी आंखें ब्लू कलर की दिखाई देंगी। तो आइरिस कलर प्रोवाइडर आप बोल सकते हो, है ना। लेकिन ये मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन तो भाई साहब आप बोल सकते हो कि लाइट को अंदर आने देना और कितनी अमाउंट में आने देना, ये डिसाइड करती है आइरिस। एक मसल की तरह एक्सपेंड होना, सिकुड़ना, ये दोनों काम करती है। प्यूपिल को सिकुड़ती है और फैलाती है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब चलते हैं, प्यूपिल क्या होता है बॉस? ये थर्ड पार्ट पढ़ा, प्यूपिल। अब प्यूपिल एक आइरिस से सटा हुआ, चिपका हुआ पार्ट होता है जो कि लेंस के जस्ट पास में होता है। दिस पार्ट इज प्यूपिल, ओके। जैसे आइरिस छोटी होती है तो प्यूपिल की साइज भी छोटी हो जाती है। अब प्यूपिल की साइज अगर छोटी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? प्यूपिल की साइज अगर छोटी हो गई तो यहाँ पे जो
लाइट की एंट्री होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर आइरिस फैल गया तो प्यूपिल की साइज बढ़ गई, प्यूपिल की साइज बढ़ गई तो लाइट इजीली ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सकती है। अब आगे चलते हैं। अब ये हो गए आपके 4 पार्ट। अब 5वां पार्ट और जैसे अंदर चलते हैं तो आपका आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होता है लेंस। अच्छा, लेंस क्या करता है, लेंस किस तरीके का होता है ये देखते हैं। यहाँ पे बेसिक अगर कोई पूछे कि आँख का लेंस किस शेप में मिलता है, तो मैं बता दूं आँख का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स शेप में मिलता है, इस शेप में मिलता है। ओके, कॉन्वेक्स शेप में मिलता है। लेकिन इसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, ये अपनी ना थिकनेस को कम और ज़्यादा कर सकता है। अच्छा, कैसे कम और ज़्यादा कर सकता है, थिकनेस को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे छोटे 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 ऐसे मसल्स लगे होते हैं। इन मसल्स को बोलते हैं सिलरी मसल्स। ओके, सिलरी मसल्स। ओके, और बोलो सिलरी मसल्स का क्या और काम है। देखो, जो सिलरी मसल्स होती हैं वो ही आपकी यहाँ पे अंदर की तरफ भी एक फ्लूइड आपको दिख रहा होगा, इसको प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हम विट्रियस ह्यूमर। तो देखो, जो आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये तो क्लियर हो गई। और ये अपनी थिकनेस को कम और ज़्यादा कर लेगा। अब आपको पता, थिकनेस कम और ज़्यादा होगी तो ये अपनी फोकस लेंथ को भी तो कम और ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि फोकस लेंथ थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो ये तो बात मुझे समझ आ गई कि सिलरी मसल्स लेंस की थिकनेस को कम और ज़्यादा कर सकती हैं, या बोल दो कि लेंस अपने आप को कम और ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आई लेंस के बारे में। आपने फ़ोन के अंदर, है ना, आपका जो फ़ोन होता है उसके अंदर सुना होगा कि आपका कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, इतना मेगापिक्सल का है। क्या आपको पता है कि आपकी आइज़ जो है वो कितने मेगापिक्सल की है? आप सोच भी नहीं सकते, इतनी मेगापिक्सल की। आज तक उतने मेगापिक्सल का मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई कैमरा नहीं बना हुआ है। आई थिंक आगे बन जाएगा, लेकिन इतने मेगा, आपकी क्वेश्चन आ रहा होगा यार कितने मेगापिक्सल का है, तो देखो कितने मेगापिक्सल का होता, 576। क्या बोला मैंने? 576 मेगापिक्सल की आपकी आइज होती हैं। अब ये मेगापिक्सल क्या है, इसके लिए सेपरेट कभी हम वीडियो बनाएंगे, कभी उसके बारे में देखेंगे कि मेगापिक्सल किस तरीके से क्या होता है मेगापिक्सल। उसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा उसके बारे में। तो इतना मेगापिक्सल है, इतनी तो आपको समझ आ गया होगा कि हाँ यार ये कैमरे से कितना ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा पावर रखता होगा। ठीक है, चीज़ों को कैप्चर करने में, देखने में। अब चलते हैं लेंस के बाद में सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स क्या करती हैं? मैंने अभी बताया कि सिलरी मसल्स साइज को कम और ज़्यादा, थिकनेस को बढ़ाने में या कम करने में का काम करती है सिलरी मसल्स। तो एक एक फंक्शन को हम डिटेल में अब और अंदर चलते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये फ्लूइड होता है। जैसे आपने एक्वस ह्यूमर देखा, वैसे ही आपका यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर होता है। अच्छा, विट्रियस ह्यूमर का क्या काम है? ये भी एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है। इंटरनल प्रेशर क्यों क्रिएट करता है, क्या करता है, मतलब किस तरीके से इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है, क्या काम क्या है भाई इंटरनल प्रेशर करने का? देखो, जब इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेगा तो जो ऑर्गन जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा नहीं। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो ऑर्गन निकल के, मतलब कि बोल सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन ये प्रेशर क्रिएट करके रखता है, इंटरनल प्रेशर क्रिएट करके रखता है पूरी आइज की इंटरनल वॉल्स पे। तो ये प्रेशर की वजह से जो ऑर्गन, लेंस जैसे जहाँ पे वहीं पे रहेगा। उसके बाद में एक प्लेस आता है, इस प्लेस को बोलते हैं हम क्या? रेटिना। व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज द प्लेस जहाँ पे आपकी जो आई लेंस से पास होते हुए जो लाइट की रे आती है वहाँ पे आके इमेज बनाती है। रेटिना वो जगह है जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। आपने कोई चीज़ देखी, आप जैसे अभी स्क्रीन को देख रहे हो, इस आई को आपने देखा, तो ये आपकी रेटिना पे इमेज बन रही है। उसके बाद क्या होता है, रेटिना के ऊपर ना 2 तरीके की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रेटिना के ऊपर 2 सेल होती है। एक सेल का नाम होता है रोड सेल। ठीक है, रोड सेल। एक सेल का नाम होता है जिसको बोलते हैं CONE, कोन सेल। अब देखो, रोड सेल क्या काम करती है और कोन सेल क्या काम करती है। रोड सेल का काम होता है आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करना कि कितनी ज़्यादा चमकदार लाइट आ रही है। कौन सेल का काम होता है किस कलर की लाइट आ रही है इसको पता करना, कलर फाइंड करने का काम। आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एक कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का मतलब उसकी जो रेटिना के ऊपर जो कौन सेल्स होती है वो बहुत कमजोर है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, C4 कलर और C4 कौन सेल, तो C से कलर और कौन सेल दोनों को रिलेट करके तुम जिंदगी भर भूलोगे नहीं, याद रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं। आप जैसे आपके इमेज बनी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। अब केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं यार? देखो, जैसे आपने इस स्क्रीन पे आई को देखा तो आपके दिमाग में तुरंत मैसेज गया होगा कि यार हाँ, ये स्क्रीन पे मुझे आई दिख रही है, आंख दिख रही है।
तो ये जो आपको पता चला वो क्यों, कि रेटिना पे जैसे इमेज बनी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होके ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके दिमाग में पहुंच गया। आपके दिमाग ने उसको डिटेक्ट कर लिया कि मैं ये फला फला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से एक एक फंक्शन काम करता है। ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको डेफिनेशन की फॉर्म में देखना है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो कॉर्निया जो होगा, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। जो कॉर्निया का फंक्शन होता है वो बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और ये कवर करता है फ्रंट पोर्शन को, आई को, और ये प्यूपिल के ऊपर रहता है। आप ऐसे इस तरीके से इसके मेन काम को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैंने एक्वस ह्यूमर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये क्या करता है, नरिशमेंट पहुँचाता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, मतलब इसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना। तो एक्वस ह्यूमर का काम समझ आया आपको। उसके बाद में आयरिस इज वो और प्यूपिल दोनों में देखो, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आपने आंख देखी होगी है ना, तो जब आंख में आप देखते हो कि एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कलर्ड पार्ट होता है। किसी का ये ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू आइज, किसी का येलो कलर का होता है, एक ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो दिस पार्ट इज नोन एज द आयरिस मैन। और जो बीच वाला पार्ट होता है जहां से लाइट एंटर करेगी, जिसके पीछे लेंस है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। अब क्लियर हुआ आयरिस और प्यूपिल का। ओके, अब प्यूपिल और आयरिस का तो मैंने फंक्शन बता ही दिया। ये डेफिनेशन आप पॉज करके इसको लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ या फिर उसको पीडीएफ की फॉर्म में रखो, जैसा मर्जी रखो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मैं तुरंत उसी टाइम पे अटैच कर दूंगा इसका ये सेम पीडीएफ। नेक्स्ट है आपका लेंस। देखो लेंस क्या होता है, लेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। लेंस एक चीज़ और है, लेंस की खास बात, आप आई के किसी भी पार्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन लेंस को आप बदल सकते हो। ठीक है, बदल सकते हो, और ये एज के साथ में बेकार होता जाता है, मतलब कि कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रेचिंग या स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और पांचवा पार्ट लेंस हुआ। छठा है सिलरी मसल्स। देखो सिलरी मसल इज अ पार्ट ऑफ द सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी क्या बीमारी है, सिलरी बॉडी का ही पार्ट है सिलरी मसल। सिलरी बॉडी में ही आता है आपका जितना भी आपका विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये जनरेट होता है वो यहाँ से ही होता है। और जो सिलरी मसल है वो भी आपका सिलरी बॉडी का ही पार्ट है। एक तरीके से बोल सकते हो कि आँख को या आपकी आँख के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको प्रोवाइड कराता है, मसल को प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ये सिलरी बॉडी होती है। ठीक है, अब सिलरी मसल के बाद में हम देखेंगे विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर मैंने आपको बताया कि एक लिक्विड होता है, ये शेप को मेंटेन करता है। अब दिमाग में आएगा शेप को ये कैसे मेंटेन कर सकता है यार, शेप कैसे मेंटेन करेगा ये। शेप ऐसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, अंदर से प्रेशर लगाता है, जिससे जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहीं रहती है। जैसे मैंने अभी समझाया फिगर में, आप इसको पॉज करके लिख लो। रेटिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वही जगह है जहाँ पे सेंस होती है लाइट या फिर इमेजेस सेंस होती है, इमेजेस बनती हैं। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट थिंग, द ऑप्टिक नर्व। ये वो नर्व्स होती हैं जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट हुए रेटिना से उसको दिमाग तक पहुंचा देंगी। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व तक आपको बातें समझ आई। अब चलते हैं, आंखें तो समझ आ गई, लेकिन आपने सुना होगा आंखों के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। कितने तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, आंखें किस किस तरीके से खराब होती हैं। देखो 3 तरीके हो सकते हैं आंखों को खराब होने के। पहला हो सकता है इंपॉर्टेंट तरीका कि आपको दूर की चीज़ ना दिखाई दे। दूसरा हो सकता है आपको पास की चीज़ ना दिखाई दे। तीसरा हो सकता है दोनों ही ना दिखाई दे, ना तो दूर का दिखाई दे ना पास का दिखाई दे। तो जो दूर का नहीं दिखता वो तो मैक्सिमम लोगों में होता है, आजकल यंग जनरेशन में भी हो रहा है, वी ऑल नो दैट। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं क्या, मायोपिया। तो मायोपिया का मतलब है कि आप दूर की चीज़ को नहीं देख पाते हो। ठीक है, पास की चीज़ को तो आप क्लियरली देख पाते हो, लेकिन दूर की चीज़ को नहीं देख पाते हो। तो ऐसा क्या होता है कि हम दूर की चीज़ को नहीं देख पाते हैं, ऐसा आंख में ऐसा क्या चक्कर पड़ जाता है कि हम नहीं देख पाते हैं। फिर इसको सही कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन ये दूर होने की वजह से रेटिना से पहले ही इसकी इमेज बन जाती है। यहाँ पे मान लो इसकी इमेज बन गई, लेट मी चेंज द कलर हेयर, मुझे यहाँ पे कलर बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन लेंस से पास होके पहले ही बन गई रेटिना से, यहाँ पे बन गई। अब पहले बन रही है, मुझे चाहिए दूर बने, थोड़ा आगे बने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चश्मा लगाता हूँ, ठीक है, ग्लासेस लगाता हूँ। वो ग्लास कैसा लगाऊंगा,
कि जो लाइट है उसको फैला दे, फैलाएगा तभी तो आगे जाएगी ना इमेज यार। यहाँ पे बन रही है, आगे पहुँचानी है, तो कैसा ग्लास का यूज़ करेंगे हम, जो लाइट को फैला दे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कनकेव लेंस। कैसा लेंस? कनकेव लेंस, जो कि क्या कर देगा, फैला देगा। क्या कर देगा? फैला देगा, लाइट को आगे की तरफ फैला देगा। अब जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज होगी वो एग्जैक्टली कहाँ बनेगी, आपके रेटिना पे बनेगी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मायोपिया को ठीक करना है, मायोपिया को, कोई मायोपिक पर्सन है, तो उसको कौन सा लेंस हम लगाएंगे? तो कौन सा लेंस है ये आपका? कनकेव लेंस। ओके, अब बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है कनकेव और कन्वेक्स को याद रखने में। तो देखो कनकेव के अंदर क्या होता है, केव मतलब गुफा। तो देखो जो शेप होती है वो अंदर की तरफ होती है कनकेव की, ऐसे, ठीक है। तो आपको कभी गलत नहीं कर पाओगे आप। अंदर की तरफ अगर कोई शेप झुकी हुई है तो वो केव है ना, केव से रिलेट करके, ये मेरी ना खुद की अपनी ट्रिक्स होती हैं याद करने की, और मैं उनको बता रहा हूँ आप लोगों को। केव मतलब क्या होता है? केव मतलब गुफा होती है। गुफा कैसी होती है? अंदर की तरफ घुसी हुई। तो अंदर की तरफ घुसी हुई जो शेप होगी वो कनकेव होगा, तो कभी भूलोगे नहीं। तो मायोपिया को दूर करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है मायोपिया में, याद रखना। दूसरी बीमारी होती है पास की चीजें नहीं दिखाई देना। दूर की तो सही दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा जो पास है वो नहीं दिखाई देता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ ये समझाने से पहले, कि हमारे जो ह्यूमन आई है वो कितना दूर देख सकती है और मिनिमम कितना पास देख सकती है, मतलब इसकी रेंज क्या है, ह्यूमन आई की रेंज क्या है बॉस? तो देखिए ह्यूमन आई मैक्सिमम देख सकती है इन्फिनिटी तक। क्यों भाई साहब? तारों को देख लेती है, कितने लाखों किलोमीटर दूर है हमारे तारे, मतलब स्टार्स यार, उनको देख लेते हैं हम। और पास में कितना देख सकते हैं? तो पास का रेंज होता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ तक इन्फिनिटी से लगा के 25 सेंटीमीटर तक रेंज होती है। हम क्लियरली चीज़ों को देख लेते हैं मस्त मजे से। लेकिन इससे पास आते ही प्रॉब्लम आती है, चाहे कितनी भी अच्छी आँख हो, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर के बाद भी हम काफ़ी दूरी तक नहीं देख पाते, मतलब पास की चीज़ों को भी देखने में दिक्कत होती है। दूर की चीज़ें तो सही दिखती हैं, लेकिन पास की चीज़ में दिक्कत। तो इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है? देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है, मतलब कि आपके रेटिना के भी पीछे बन जाती है, यहाँ जाके बन जाती है। मतलब बनती तो नहीं है, ऐसे पीछे कहाँ जाएगी, आँख से घुस के निकल के कहाँ जाएगी, लेकिन आप बोल सकते हो कि यहाँ तक कंप्लीट पॉइंट आउट नहीं होता, मतलब यहाँ पे एक परफेक्ट इमेज नहीं बनती। आगे हम डॉटेड से मानते हैं कि हाँ आगे बन सकती है, अगर आप साइंटिफिकली देखोगे। या नहीं समझ आ रहा ना, मैं इसको और इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, रुको देखो ध्यान से। आनी चाहिए थी और इमेज बननी चाहिए थी इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से रे आती है और आगे की तरफ जाना चाहती है, मतलब कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इमेज नहीं बनाना चाहती। बस अब समझ आया? तो इमेज नहीं बन रही तो ब्लर दिखेगा। तो इसको क्या करना है, हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि फैलाना नहीं है, सिकुड़ाना है, श्रिंक करना है इसकी रे को। तो कौन सा हम यूज़ करेंगे लेंस? तो यहाँ पे जो लेंस की यूज़ किया जाता है वो होता है आपका कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वेक्स लेंस आपकी जो इमेज होती है उसको क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, फैलाने की जगह सिकुड़ा देता है। फैल रही थी पहले, अब इसको क्या करेगा? सिकुड़ा देगा, एक पॉइंट पे यहाँ पे लाके श्रिंक कर देगा, तो यहाँ पे अब इमेज बनेगी। तो ये कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास की चीज का नहीं दिखना। पास की चीज जैसे ही देखते हैं तो इमेज दूर बनने लगती है, आगे भगने लगती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। अब आते हैं ऐसा आदमी जिसको दोनों ही प्रॉब्लम हो, मतलब कि पास की चीज भी ना दिखे और दूर की चीज भी ना दिखे। ऐसे आदमी को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिक पर्सन या प्रेस बायोपिया डिजीज उसको है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, ग्लास देखते हैं। आपने ऐसे ना एज्ड जो लोग होते हैं उनके पास में ऐसा ग्लास देखा होगा, ऐसे ग्लासेस देखे होंगे जहाँ पे दोनों होते हैं, मतलब कि पास में देखने के लिए भी एक ग्लास का एक पार्ट होता है और दूर की चीज़ को देखने के लिए भी ग्लास का एक पार्ट होता है। जैसे कि ये पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो आपका कौन सा लेंस होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीचे वाला जो होगा नियर चीज़ को देखने के लिए, और डिस्टेंस के कोई भी चीज़ देखने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन सा लेंस होगा। आप पॉज करो अभी के अभी वीडियो को और बताओ मुझे कि आपको लिखना है अपर, और अपर में कौन सा लेंस, और डाउन साइड, या फिर बोल दो डिस्टेंस के लिए कौन सा यहाँ पे होगा यूज़, और नियर के लिए कौन सा यूज़ होगा।
आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया होगा। मैं सारे के सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं प्रेस बायोपिया के बाद में, समझ आएगा प्रेस बायोपिया दोनों ही प्रॉब्लम, आपको कमेंट में जरूर लिखना है आंसर। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया आंखों का मामला। अब हम पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ह्यूमन आई तो खत्म हुआ इस चैप्टर का। कलरफुल वर्ल्ड मतलब जो हमारी जो सनलाइट है ना वाइट कलर की होती है, लेकिन आपको पता है कि सनलाइट के अंदर बहुत सारे कलर छुपे होते हैं। उन छुपे हुए कलर को निकालने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं हम। उस डिवाइस का ही नाम होता है क्या, ग्लास प्रिज्म। ये क्या होता है, कैसे बनता है, किसने बनाया, कैसे आया? देखो क्या होता है कि इस तरीके से ना तीन रेक्टेंगल ग्लास लो, एक ऐसे, एक इसके इधर, एक नीचे की तरफ, इनको मिला दो और कंप्लीटली फिल्ड कर दो। किससे? ग्लास से। कंप्लीटली चारों तरफ से ग्लास से ही फिल्ड है ये। अब क्या होगा, अगर इसके ऊपर मैं वाइट लाइट मतलब सनलाइट को जब मैं इसके ऊपर स्ट्राइक करवाऊंगा, सनलाइट आएगी, तो वो सनलाइट अपने असली जो उसके रियल कलर्स है उनमें क्या हो जाएगी, डिस्पर्शन हो जाएगा। मतलब कि उसके जितने भी कलर है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। कैसे डिस्पर्स होंगे? देखो ऐसे डिस्पर्स होंगे, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वाइट लाइट या सनलाइट को यहाँ पे मैंने स्ट्राइक करवाया फॉर एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे सनलाइट को या वाइट लाइट को मैंने स्ट्राइक करवाया, ओके। सनलाइट आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद में ग्लास प्रिज्म इसको क्या करेगा, उसके ओरिजिनल कलर्स में उसको डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड कर देगा? ऐसे डिवाइड कर देगा, लाइक दिस। ये एक आपके 7 कलर्स। अच्छा कैसे, मतलब क्यों हुआ? देखो ऐसे होता है कि जो पाथ होता है ना वाइट लाइट का, उसके बीच में ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वो उतनी जल्दी निकल के भग जाता है। जिसकी कम होती है वो धीरे धीरे जाता है। तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे हमें कलर्स मिलेंगे। कितने कलर मिलेंगे? आपका सबसे ऊपर जो कलर आएगा वो रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा, वायलेट होगा। इनको याद करने का तरीका होता है विबग्योर, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो, VI विब GYOR, विबग्योर, ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू राइट हियर विबग्योर, VIB, विबग्योर, GYOR, इस तरीके से विबग्योर। विबग्योर याद रखो। अब दिमाग में आता है कि अच्छा ये तो हो गया, ये होता कैसे? देखो जो रियल पाथ होता है वो तो ये होना चाहिए था, रियल पाथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन पाथ हो गया आपका ये चेंज, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका ये डेविएट हो गया। पाथ क्या हो गया? डेविएट हो गया। अब पाथ अगर डेविएट हो गया तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा जो रियल पाथ है उसके और जो डेविएट पाथ है उसके बीच में। ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। आप बोल सकते हो डेविएटेड एंगल होता है ये, इसको आप थीटा बोल दो, अल्फा बोल दो, बीटा बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो इस तरीके से ये ग्लास प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट करता है। कितने तरीके से लाइट निकलती है? रेड में, ऑरेंज में, येलो में, ग्रीन में, ब्लू में, इंडिगो, वायलेट में, ठीक है। इस तरीके से डिस्पर्शन होता है, रियल कलर्स उसके निकल के बाहर आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर इज अ ट्रिक टू लर्न द ऑल कलर्स। अब दिमाग में आता है क्वेश्चन कि सबसे कम कौन सा वाला कलर डेविएट होगा, अपने पाथ से भटकेगा? तो रेड। ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो उतना कम भटकेगा अपने पाथ से। सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की, सबसे ज़्यादा अपने पाथ से डेविएट होगा या भटकेगा, आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं 2 प्रिज्म ले लूँ एक साथ, एक प्रिज्म लिया फिर एक उल्टा प्रिज्म करके, अगर मैं दोनों को कंबाइंड करके बोलूँ तो आप बोल सकते हो रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अगर देखें तो क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं? तो जैसे आपने वाइट लाइट यहाँ पे एंटर करवाई थी तो यहाँ पे 7 कलर में कन्वर्ट हुई थी, दोबारा से वो 7 कलर एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? वाइट लाइट अगेन आपको वाइट लाइट में ही मिलती है, वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पार्ट की, आपने देखा होगा रेनबो, देखा है, सबने देखा है कभी ना कभी, तो पक्का सबने देखा है। कैसे बनता है? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए भाई, बनता है कैसे है ये, है ना। तो क्या होता है कि आपकी एक रेन ड्रॉप है ना, पानी की बूंद है, मान लेते हैं पानी की ये बूंद है।
इसमें क्या होता है, जो वाइट लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो आती है, धीमे धीमे आई और इसके अंदर एंट्री कर गई। एंट्री करने के बाद में ये जो वाटर ड्रॉप है ना, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। अभी मैं बोल रहा हूँ, जिसने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, तो प्लीज़ जाके देख ले, मेरे चैनल पे है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन से ये पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए विव क्योर में। और विव क्योर में होने के बाद में यहाँ पे ये दोबारा से इंटरनल क्या करता है, अपने आप को टकराता है, मतलब कि सारे कलर टकराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया। देखो पहले पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में फिर ये दोबारा से पास हो रहा है ट्रांसपेरेंट से, तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन, इस तरीके से हो रहा है। तो 7 कलर में चेंज होने के बाद में वापस रिस्ट्राइक करने के बाद दोबारा से ये बाहर निकलते हैं और वॉयलेट कलर यहाँ दिखता है आपको विव के, और फिर रेड कलर ऐसे दिखता है। तो आपको ये जो कलर दिखते हैं इसको ही हम रेनबो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेनबो। ठीक है, तो बारिश के टाइम पे जब बूंदे एनवायरनमेंट में रहती हैं, तब अगर सन रेज हो जाता है, मतलब कि सूरज उग जाता है, तो जो सनराइज होने की वजह से आप देखना रेनबो आपको तभी दिखाई देगा जब पानी बरस रहा हो थोड़ा थोड़ा, और साथ में आपका जो सूर्य भगवान है वो भी प्रकट हो जाए, तो आपको रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेनबो प्रकट होता है। अब आप बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ही क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन के लिए मैंने बताया कि आपको यार जाना पड़ेगा, अच्छे से समझना है, तो जो मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ये मान लो कोई भी एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक लाइट आ रही है, वो अगर इस ट्रांसपेरेंट चीज़ से निकल जाती है तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इतना तो समझ आया। लेकिन एटमॉस्फेरिक का मतलब है एटमॉस्फेयर में ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है, दैट इज़ माई क्वेश्चन, दैट इज़ माई मुद्दा। ठीक है, तो देखो एटमॉस्फेयर में किस किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है बॉस। एटमॉस्फेयर में पार्टिकल, छोटे छोटे है ना, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पहली चीज़। एटमॉस्फेयर में आप बोल सकते हो कि लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारी लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, दूसरी चीज़। तो वहाँ से जो रे आती है सनलाइट से या स्टार से, जो रे आती है वो आने में क्या होता है, बार बार उनका रिफ्रैक्शन होता है, बार बार किसी न किसी लेयर से टकराते हैं। तो अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी लाइट आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसके पाथ चेंज हो जाता है, थोड़ा ही चेंज होता है लेकिन चेंज हो जाता है। अब इससे क्या चीज़ें हमें दिखती हैं, तो पहली जो चीज़ होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, स्टार्स का ट्विंकल होना। ट्विंकल ट्विंकल देखा होगा ना आपने, जो स्टार्स है वो चमकते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टार से लाइट आती है वो तो सीधी आती है बॉस, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, बार बार टकराती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो बार बार मुड़ने की वजह से, बार बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो कभी हमें यहाँ दिखाई देते हैं, कभी हमें यहाँ दिखाई देते हैं, कभी यहाँ दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से हमें ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि पहली जो रीज़न होता है रिफ्रैक्शन की वजह से जो चीज़ हो सकती है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, अब देख, और एक और चीज़ होती है, देखो रिफ्रैक्शन की वजह से एक चीज़ आपने देखी होगी, टिंडल इफेक्ट। नहीं देखी, मैं समझाता हूँ क्या होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि जब सनरे आ रही है तो धूल के पार्टिकल्स पे, डस्ट पार्टिकल्स पे वो टकराती है, टकराने की वजह से धूल के पार्टिकल्स चमकते हैं, तो वही होता है टिंडल इफेक्ट। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि घर में छोटा सा जो जगह होती है, वहाँ से अगर धूल का वो सनरेज आ रही है, तो आपके घर के अंदर थोड़े थोड़े अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, बस उसको ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि क्यों ट्विंकलिंग होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कि जो आपका सूर्य भगवान है, सन है, वो सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम पे लाल कलर का क्यों दिखाई देता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। सनसेट के टाइम पे भी सबसे दूर होता है सूरज, और सनराइज के टाइम पे सबसे दूर होता है सूरज। मान लो ये अर्थ है, ये इस तरीके से सनराइज के टाइम भी यहाँ होगा और सनसेट के टाइम यहाँ होगा। तो सन के अंदर ये तो पता चल गया भाई साहब, 7 तरीके के कलर होता है विव की ओर। सबसे ज़्यादा दूर होगा तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट। वेवलेंथ का मतलब होता है जहाँ ऐसा कलर जो दूर तक दिख सके।
तो सबसे ज़्यादा दूर तक दिखने वाला कलर होता है रेड। इसलिए हमें सन दूर होने की वजह से रेड कलर की ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, या बोल दो कि रेड कलर ही हमें दिखाई देता है। समझ आ गया? तो ये चैप्टर था भाई, पूरा का पूरा मुद्दा ये था पूरे चैप्टर में। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी डाउट हो, किस नेक्स्ट चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ उसको भी लिखिए, और पक्का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।